2025 के नोबेल पुरस्कार ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं हैं, ये उन खोजों की कहानी है जो हमारे ब्रह्मांड, हमारी कला और हमारे समाज की दिशा बदल रही हैं। आज हम इसी कहानी के कुछ पन्ने पलटेंगे और समझेंगे उस साइंस और पॉलिटिक्स को जिसने इस साल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे फिजिक्स में क्वांटम की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाई गई। फिर साहित्य की बात करेंगे, जहां कहा जा रहा है नर्क में भी मजा है। इसके बाद हम अपने ही शरीर के अंदर के सिक्योरिटी गार्ड से मिलेंगे और आखिर में एक ऐसे शांति पुरस्कार की बात होगी जिस पर काफी विवाद हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, जहां जॉन क्लॉक, मिशेल डेवरे और जॉन मार्टिनेस ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे एक जमाने में, सच कहूं तो, असंभव ही माना जाता था। तो ये असंभव चीज है क्या? इसका नाम है क्वांटम टनलिंग। अब देखिए, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा। मान लीजिए कोई गेंद है, उसे पहाड़ी के पार जाना है, तो वो क्या करेगी? जाहिर है वो पहाड़ी के ऊपर से लुढ़क कर जाएगी। लेकिन क्वांटम की दुनिया में वो गेंद सीधे पहाड़ी के आर पार भी जा सकती है, जैसे कोई भूत हो। जी हाँ, क्वांटम लेवल पर ऐसा ही होता है। अब इस अजीबोगरीब घटना को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक मॉडल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं टिल्टेड वॉशबोर्ड पोटेंशियल, मतलब एक झुका हुआ वॉशबोर्ड। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक कण एक सुपरकंडक्टिंग सर्किट में एक जगह फंस सकता है, लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों की वजह से वो उस रुकावट को मानो गायब होकर पार कर जाता है। ठीक है, थ्योरी तो बड़ी मजेदार है, पर सवाल ये उठता है कि इतने अजीब बात को कोई साबित कैसे करे? कैसे पता चले कि जो हो रहा है वो वाकई क्वांटम टनलिंग ही है और बाहर की किसी गर्मी या किसी और शोर की वजह से होने वाली गड़बड़ी नहीं? और यहीं पर इन वैज्ञानिकों की ब्रिलियंस सामने आती है। उनका तरीका बहुत ही शानदार था। पहला कदम, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। मतलब खास फिल्टर्स लगाकर हर तरह के शोर, गर्मी सबको बाहर कर दिया। दूसरा कदम, उन्होंने माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया ताकि सर्किट की हर एक हरकत को बहुत ही सटीकता से नाप सकें। और तीसरा और सबसे अहम कदम, जब उन्होंने नतीजों की तुलना की तो पता चला कि कम तापमान पर कणों के बच निकलने की जो दर थी वो क्लासिकल फिजिक्स से नहीं बल्कि क्वांटम थ्योरी से एकदम परफेक्ट मैच कर रही थी। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये क्यों इतनी बड़ी बात है? पहली बात तो ये कि इससे ये साबित हो गया कि क्वांटम के अजीब नियम सिर्फ छोटे छोटे परमाणुओं पर ही नहीं बल्कि बड़ी चीजों पर भी लागू होते हैं। और इसी खोज ने आर्टिफिशियल एटम बनाने की नींव रखी। यही आर्टिफिशियल एटम वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनते हैं। वो कंप्यूटर जो आने वाले समय में शायद हमारी पूरी दुनिया ही बदल दे। तो फिजिक्स की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं साहित्य पर। ब्रह्मांड के नियमों से हटकर अब उस कला की बात करते हैं जो हमें इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस साल साहित्य का नोबेल मिला है लाज़्लो क्रास्नहोरकाई को। और उनके बारे में मशहूर लेखिका सुसन सोंटेग ने एक बार कहा था कि वो सर्वनाश के समकालीन हंगेरियन मास्टर हैं। अब इस एक लाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका काम कितना गहरा और शायद थोड़ा डार्क भी है। उनकी लिखने की स्टाइल बिल्कुल अलग है। उनके उपन्यास अक्सर डायस्टोपियन और उदासी से भरे होते हैं और उनके वाक्य वो तो बहुत ही लंबे होते हैं। सोचिए, एक एक वाक्य कभी कभी एक पूरा चैप्टर तक खिंच जाता है। उनके राइटिंग में एक ऐसी इंटेंसिटी है कि उनकी तुलना काफ्का और मेलविल जैसे बड़े लेखकों से की जाती है। और जब खुद लाज़्लो से उनके काम के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, भाषा में सुंदरता, नर्क में मजा। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ खूबसूरत भाषा और दूसरी तरफ नर्क जैसे हालात। यही उनके काम की खासियत है। और अगर कोई उनका काम पहली बार पढ़ना चाहे तो उनके लिए लाज़्लो की सलाह भी बड़ी अनोखी है। वो कहते हैं, बाहर जाओ, कहीं बैठो, शायद किसी झरने के किनारे, और बस पत्थरों की तरह चुपचाप रहो। मतलब उनका साहित्य पढ़ने के लिए सिर्फ किताब नहीं बल्कि पूरा माहौल चाहिए, उसमें डूबना पड़ता है। तो साहित्य के बाद अब हम जूम इन करते हैं इंसान के मन से निकलकर इंसान के शरीर के अंदर। बात करते हैं मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की, जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को समझने का तरीका ही बदल दिया। देखिए, हमारे शरीर में एक तरह की सेना होती है, इम्यून सिस्टम, और इस सेना में होते हैं टी सेल्स।
पहले हमें लगता था कि ये दो तरह के होते हैं, एक हेल्पर टी सेल्स जो दुश्मन को पहचानकर अलार्म बजाते हैं और दूसरे जो सीधा हमला करते हैं। लेकिन इस साल के नोबेल विजेताओं ने एक तीसरे तरह के सैनिक की खोज की। ये हैं रेगुलेटरी टी सेल्स, और ये सिपाही नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड हैं। इनका काम है ये देखना कि हमारी अपनी सेना जोश जोश में कहीं खुद पर ही हमला न कर दे। और ये खोज एक दिन में नहीं हुई, ये दशकों की मेहनत का नतीजा है। कहानी शुरू हुई 1990 के दशक के बीच में, जब शिमोन साकागुची ने पहली बार चूहों में इन सिक्योरिटी गार्ड सेल्स को पहचाना। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में दो और वैज्ञानिकों ब्रैंको और रैम्सडेल ने एक खास जीन FOXP3 की खोज की, और बाद में जाके ये दोनों खोजें जुड़ गई। पता चला कि यही FOXP जीन इन सिक्योरिटी गार्ड सेल्स का मास्टर कंट्रोल है। तो सवाल ये है कि इस खोज से हमें क्या मिला? इसका असर बहुत बड़ा है, जैसे कि कैंसर के इलाज में। होता क्या है कि ट्यूमर इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड सेल्स का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करते हैं। अब जब हमें ये पता है तो हम उस घाल को तोड़ने के तरीके खोज सकते हैं। यही नहीं, ऑटो इम्यून बीमारियों में जहां हमारा शरीर खुद पर हमला करता है, वहां हम इन सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ये समझने में मदद मिलती है कि शरीर नए अंग को रिजेक्ट क्यों करता है। तो देखा जाए तो ये खोज हर दिन लोगों की जान बचाने में मदद कर रही है। अब हम शरीर के अंदर की दुनिया से बाहर निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आते हैं, यानी पॉलिटिक्स की दुनिया में, और बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार की, जो इस साल शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। ये पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को। नोबेल कमेटी का कहना है कि ये पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए किए गए उनके अथक काम के लिए दिया गया है। ये तो हुई एक बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उन पर विदेशी ताकतों से मिलीभगत, देश पर प्रतिबंधों का समर्थन करने और यहाँ तक कि तख्ता पलट की कोशिश करने के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और ये आलोचना सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही है। अमेरिका की एक मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप CAIR ने उनकी निंदा की है। वेनेजुएला के सत्ताधारी दल के सांसदों ने इस पुरस्कार को शर्मनाक कहा है, और स्पेन के पूर्व उपराष्ट्रपति पाब्लो इग्लेसियस का तो यहाँ तक कहना है कि वो सालों से तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही हैं। इस विरोध की गंभीरता का अंदाजा आप स्पेन के पूर्व उपराष्ट्रपति पाब्लो इग्लेसियस के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, सच तो ये है कि कोरोना मचार्डो को नोबेल शांति पुरस्कार देने के बजाय वे इसे सीधे ट्रंप को या मरणोपरांत एडोल्फ हिटलर को भी दे सकते थे। ये बहुत ही तीखे शब्द हैं और ये दिखाते हैं कि इस पुरस्कार को लेकर दुनिया कितनी ज्यादा बंटी हुई है। तो क्वांटम सर्किट की छोटी सी दुनिया से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े तूफान तक 2025 के नोबेल पुरस्कार हमें इंसान की जिज्ञासा, उसकी कला और उसके संघर्ष की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगली वो कौन सी खोज होगी, अगला वो कौन सा विचार होगा जो हमारी इस दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगा।